और चलिए बात बाबा बागेश्वर के एक बयान की, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि इस बयान ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को टेंशन में डाल दिया। बाबा ने यूपी पहुंचते ही पहले वाराणसी में ज्ञानवापी ढांचे को कलंक बताया। बाबा का कहना है कि वो जल्द ही बाबा विश्वनाथ के बगल में भगवा झंडा लहराता हुआ देखना चाहते हैं। इस बयान का मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने विरोध भी किया, जिसके बाद बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर पलटवार करते हुए फिर से ज्ञानवापी को कलंक बता दिया। बाबा ने क्या कुछ कहा, पहले आपको सुनवा दूं। ने ये कहा कि विश्वनाथ जी के बगल में जो कलंक लगा है वो कलंक मिटेगा और भगवान शिव की नगरी में बहुत ही जल्दी वहां पर ज्ञानवापी के पास में रुद्राभिषेक होगा भगवान शंकर का। अब सोचिए, बैक टू बैक 48 घंटे के भीतर 2 बार ज्ञानवापी ढांचे को बाबा बागेश्वर ने कलंक बता दिया। बाबा बागेश्वर ने इस मुद्दे को और गरमा दिया है। अब सवाल है कि आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा है। दरअसल काशी के ज्ञानवापी ढांचे का मामला इस वक्त कोर्ट में है, लेकिन बीते कुछ टाइम से सियासी और धार्मिक गलियारे में इसकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो रही थी। अब अचानक ही बाबा बागेश्वर ने इस मुद्दे को तूल दे दिया। सवाल यह उठा है कि यूपी में 27 का विधानसभा चुनाव होने वाला है। कहीं बाबा ने इसीलिए तो ज्ञानवापी को हाईलाइट करने की कोशिश नहीं की। ज्ञानवापी को लेकर समाजवादी पार्टी की सियासत सबके सामने है। अखिलेश कई बार ज्ञानवापी के पक्ष में अपनी बात रखते रहे। वैसे भी बाबा बागेश्वर ने बीते कुछ दिनों से यूपी में डेरा डाल रखा है। पहले वो काशी में थे और इस वक्त प्रयागराज में हनुमत कथा कर रहे हैं। कल यानी 23 अप्रैल को कथा का आखिरी दिन है। इस दौरान बाबा ने संगम में स्नान किया, डुबकी लगाई। उन्होंने मां गंगा की डुबकी लगाई और ऐलान कर दिया कि वो रथ यात्रा करने वाले हैं, जिसका ऐलान 4 जुलाई को किया जाएगा। अब हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या बाबा यूपी में रथ यात्रा करेंगे? क्या इसकी टाइमिंग 27 के यूपी चुनाव से ठीक पहले की होगी? क्या बाबा ज्ञानवापी को मुद्दा बनाकर अखिलेश यादव के लिए मुसीबत खड़ी करने वाले हैं? तो कि बैक टू बैक 48 घंटे के अंदर 2 बार उन्होंने बोला। और जाहिर सी बात है, अगर ऐसा होता है तो फिर सनातन बनाम ज्ञानवापी का मुद्दा गरमा सकता है। इससे पहले बाबा ने दिल्ली से वृंदावन की पदयात्रा की थी, तब सनातन के लिए शंखनाद किया। अटकलें तो यह भी लगाई जा रही हैं कि बाबा यूपी के कई शहरों में कथाएं भी कर सकते हैं, जिसके जरिए धर्म विरोधियों की वो ठटरी बांधेंगे, जिसकी बातचीत वो कथा मंच से करते भी रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात पाकिस्तान की और बात वहां के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। और सवाल कि भाई कितनी बात पिटवाओगे? मुनीर से यही सवाल पूरे पाकिस्तान और दुनिया में पूछा जा रहा। पाकिस्तानी अवाम जी भर भर कर कोस रही है कि मुनीर ने अपनी दलाली के चक्कर में मुल्क के इज्जत का फालूदा निकाल दिया। चला था मुनीर चौधरी बनने, सोचा था कि इसी बहाने दुनिया को ब्लैकमेल करके अपना उल्लू सीधा कर लेंगे, लेकिन उसके डबल गेम का भांडाफोड़ हो गया। ट्रंप को भी घनघोर बेइज्जती झेलनी पड़ी। मुनीर का तो वैसे भी मोटिव है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। मुनीर का डबल गेम एक्सपोज हो गया। एक तरफ अमेरिका की दलाली और दूसरी तरफ ईरान से मीठी मीठी बातें, या यूं कहें कि झांसा देकर अमेरिकी शर्तों को मनवाने की कोशिश। कहीं मुनीर की ऐसी प्लानिंग तो नहीं थी कि बातचीत के टेबल पर ईरान को लाकर उसका गेम बजा दें? या सीज फायर के नाम पर तेहरान का खेल खत्म करने की साजिश तो नहीं थी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पीस टॉक के दूसरे राउंड की बातचीत के लिए अमेरिका इंतजार करता रहा, ईरान को बुलाता रहा, लेकिन ईरान ने साफ मना कर दिया। तो क्या पाकिस्तान में ईरानी डेलीगेशन को खतरे का एहसास हो गया था? क्या इस्लामाबाद टॉक्स में ईरान को अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसी से खतरा था? क्या मुनीर की आर्मी ईरानी डेलीगेशन के साथ डबल गेम खेल रही थी? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिकी डेलीगेशन अपने साथ सिक्योरिटी लेकर आया था। जाहिर बात है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर कौन ही भरोसा करता है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान को पाकिस्तान की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई गई। शक की सुई यहीं से घूमने लगी और ईरान ने दावा किया कि सीज फायर सिर्फ ट्रंप के लिए टाइम लेने का बहाना है, जबकि उनका असली मकसद तेहरान पर अचानक हमले का है। नतीजा ये हुआ कि जब दूसरे राउंड की टेबल टॉक के लिए ईरान को बुलाया गया तो उनकी तरफ से रिप्लाई आया नो। सीधा सीधा आरोप मुनीर पर लगा, वो भी डबल स्टैंडर्ड का। कहा गया कि मुनीर सिर्फ ईरान को झांसा दे रहा है, जबकि असली गेम ट्रंप के साथ मिलकर खेल रहा है। वो कैसे, जरा समझिए। 15 अप्रैल को मुनीर हाई लेवल डेलीगेशन के साथ तेहरान पहुंचा, जहां ईरान की टॉप लीडरशिप ने स्वागत किया। नेता और सेना दोनों के साथ बैठकें हुई, सीज फायर बढ़ाने पर चर्चा हुई। लेकिन जैसे ही मुनीर का प्लेन तेहरान से टेक ऑफ हुआ, अमेरिका ने रंग बदलते हुए साफ ऐलान कर दिया कि वो होर्मुज को ब्लॉक करेगा। यूएस नेवी ने ईरानी बंदरगाहों की तरफ जाने वाले हर जहाज को रोकना शुरू कर दिया। अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम हार्ड फिर से गल्फ में तैनात होने लगा।
और एक तरह से वॉर का खुला साइन था। मजे की बात यह है कि सब मुनीर के तेहरान जाने के सिर्फ 48 घंटे के भीतर हुआ। फिर क्या था, मुनीर की प्लानिंग एक्सपोज होने लगी। पिछले कुछ समय से ट्रंप और मुनीर की जुगलबंदी अच्छी खासी देखी गई है। फिर चाहे वो डिनर पार्टी हो या फिर कई मौकों पर ट्रंप की तरफ से मुनीर के लिए निकली तारीफें हों। और शायद यही बातें इस ओर इशारा कर रही हैं कि कहीं ट्रंप मुनीर को इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, कहीं मुनीर अमेरिका के लिए खबरी का काम तो नहीं कर रहा है। मुनीर पर शक की वजह ठीक 1 साल पहले जून 2025 में हुई घटना है, जब अमेरिका इजराइल ने ईरान पर जोरदार हमला किया था। तब भी आसिम मुनीर खासा एक्टिव था। उस वक्त हमले से ठीक पहले उसने ईरान में IRGC के टॉप कमांडर हुसैन सलामी से मुलाकात की थी, जिसकी कुछ ही दिन बाद इजरायली स्ट्राइक में मौत हो गई थी। मुनीर के संबंध कासिम सुलेमानी, जो IRGC की कुड्स फोर्स का पूर्व कमांडर था और 2020 में जिसे अमेरिका ने मार गिराया था, उससे भी था। रिपोर्ट्स के अनुसार मुनीर का IRGC और ईरानी सैन्य नेतृत्व से संबंध 2016 से 2017 में शुरू हुआ, जब यह धोखेबाज पाकिस्तान आर्मी का डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी DGMI था। कुल मिलाकर जिससे भी मुनीर ने दोस्ती बढ़ाई, उसका अमेरिका और इजराइल ने हिसाब किताब कर दिया। और इस वक्त भी जब मुनीर ईरान से लौटा तो तुरंत बाद अमेरिका ने हुर्मुज को लेकर अपना रंग बदल दिया। मुनीर की चालबाजी ऐसी पकड़ी गई कि ट्रंप की भी घनघोर बेइज्जती हो गई। सोचिए, कभी जिसकी जुबान से निकली बातें ही फरमान होती हो, वो इंतजार करता रह गया और ईरान ने टेबल पर साथ आने से इनकार कर दिया। अब जबकि ट्रंप ने बिना बातचीत के भी सीज फायर को एक्सटेंड कर दिया है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि कितने दिन के लिए बढ़ाया गया है। ईरान के पत्रकार का दावा है कि न तो इस रीजन में सीज फायर का बहुत असर होने वाला है और न तो पाकिस्तान के मीडिएशन में ऐसी कोई बात है कि कोई उसकी बात को तवज्जो दे। अब ऐसे में नजरें टिकती है हिंदुस्तान की तरफ कि क्या भारत इसमें मीडिएशन कर सकता है। भारत ने कोशिश भी की है अपनी तरफ से, लेकिन आप जानते हैं कभी कभी कहीं कोई क्राइसिस चल रही होती है अथवा कहीं कोई समस्या रहती है ना, सबका एक समय हुआ करता है। हो सकता है कि कल का वो समय आ जाए कि जबकि भारत उसमें अपना रोल प्ले करे, उसको सक्सेस भी हासिल हो जाए। इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री जी ने दोनों लोगों से अपील की कि युद्ध बंद होना चाहिए और बहुत ही संतुलित अप्रोच, बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच हमारी प्राइम मिनिस्टर की है डिप्लोमेटिक मामलों में, इन सब सारी चीजों में। उधर होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस ने 30 देशों की बैठक बुलाने का फैसला किया है। ये बैठक लंदन में होगी। अब इस बात को लेकर ज्यादा चर्चा है कि इस वैश्विक संकट के दौर में भारत क्या रोल निभाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।